नमस्कार, मैं मनोज कुमार ढाका, डाक प्रशिक्षण केंद्र वडोदरा की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे केंद्रीय सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम 1965, द सीसीए रूल्स। आपने बहुत बार सुना होगा ये नाम। सीसीए रूल के बारे में आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले कई बार हमने देखा है कि हम अभ्यर्थियों को या जो प्रशिक्षार्थी हैं उनको पूछते हैं कि सीसीए क्या है, तो कई बार लोग इवन सीसीए का पूरा नाम तक नहीं बता पाते। तो जैसा कि स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है, सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील रूल्स 1965। ये नियम जो है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बनाए गए हैं, किस पे लागू होते हैं, इन नियमों में क्या क्या बताया गया है, किस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है, क्या कंट्रोल किए जाएंगे, और अगर कहीं अपील का विषय उत्पन्न होता है तो अपील कहाँ करनी है, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। इस जो सेशन है इसको मैंने मूलतः 3 भागों में रखने का प्रयास किया है और 3 पॉइंट पे हम जो विशेष महत्व के पॉइंट है उन पे हम चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का ये सेशन, सीसीए रूल्स 1965। आगे बढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये क्यों हम सीसीए रूल पढ़ रहे हैं। तो आप जैसा कि आप सब जानते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका सबसे मोस्ट वैल्यूएबल जो असेट है, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे कीमती असेट है, वो है उस ऑर्गेनाइजेशन का एचआर, ह्यूमन रिसोर्स। जितना महत्वपूर्ण, जितना अच्छा एचआर होगा, जितना अच्छा एचआर काम करेगा, उतना ही अच्छा वो ऑर्गेनाइजेशन आगे प्रोग्रेस करेगा। क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेज होते हैं, उन सबको, जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनको अचीव करने में, उन रिसोर्सेज को जो यूज करने का काम जो करते हैं, वो उस ऑर्गेनाइजेशन के एचआर करते हैं। तो एचआर अगर अच्छा यूज करेगा तो रिजल्ट अच्छे आएंगे। एचआर अगर गलत इस्तेमाल करता है, मिस यूज करता है, तो रिजल्ट कहने की जरूरत नहीं है कि बहुत ही बुरे परिणाम आ सकते हैं। इवन कई ऑर्गेनाइजेशंस जिनके एचआर ने अच्छा काम नहीं किया है, तो उनको हमने बर्बाद होते हुए देखा है। तो एचआर सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है। एचआर को जो ऊपर बातें हमने की अच्छा कर रहा है, तो उसको एचआर, चूंकि ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, तो उनका ध्यान रखने के लिए भी अलग अलग सब सिस्टम्स बनाए गए हैं एचआर रिसोर्सेज के, जिसमें उनके ग्रीवेंस हैंडलिंग, उनकी काउंसलिंग, उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल, कैरियर प्लानिंग, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ये सब बातों पे ध्यान देके एक एचआर सिस्टम को हम और ज्यादा अच्छा विकसित कर सकते हैं। और इसी कड़ी में आगे एक सब सिस्टम और है, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट सिस्टम। देखिए, जब ये सारी चीजें तो बहुत ही आवश्यक हैं, लेकिन इनके साथ साथ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट सिस्टम भी बहुत ही महत्वपूर्ण सिस्टम है एचआर रिसोर्स सिस्टम का। रिवॉर्ड, जब कोई एम्प्लॉई बहुत अच्छा कार्य कर रहा है तो उसके लिए हमें रिवॉर्ड की व्यवस्था करनी चाहिए। और यदि कोई एम्प्लॉय जो एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिसेस हैं, नियम कानून जो हमने बना रखे हैं, उनके खिलाफ जाता है, माहौल खराब करने की कोशिश करता है, तब हमें पनिशमेंट सिस्टम की भी जरूरत पड़ती है और उसके लिए हमें पनिशमेंट का जो पावर है उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। It is essential that every organization, whether government or semi-government, private, whatever, कैसा भी ऑर्गेनाइजेशन हो, हम अपने यहाँ पे जितना बेहतरीन रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट सिस्टम रखेंगे, उतने ही फुल ऑर्गेनाइजेशन को जो गोल्स हैं उनको अचीव करने में हमारी मदद होगी। While the reward system will encourage, एम्प्लॉइज को इंकरेज करने के लिए रिवॉर्ड सिस्टम की जरूरत है, इसी तरह से पनिशमेंट सिस्टम, जो लोग गलत कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के अगेंस्ट में जा रहे हैं, उनके लिए पनिशमेंट सिस्टम की भी
किसी भी तरह का मिसकंडक्ट, नॉन कंफर्मिंग बिहेवियर एज इट इज समटाइम कॉल्ड कैन बी टैकल्ड इन मेनी वेज। काउंसलिंग, वार्निंग, इन तरह से तो हम उनको टैकल करते ही हैं, करना ही चाहिए। सबसे पहले पनिशमेंट पे जाने की बजाय काउंसलिंग और वार्निंग का इस्तेमाल करना चाहिए। इन एक्सट्रीम केसेस ये पनिशमेंट सिस्टम जो है उसका इस्तेमाल एक्सट्रीम उसमें ही केसेस में ही किया जाता है, जैसे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है या थेफ्ट हुआ है या कोई फ्रॉड हुआ है। तो एम्प्लॉयर जो है वो लिबर्टी है, उसके पास सत्ता है, उसके पास पावर है कि वो कोई भी जो मिसकंडक्ट हुआ है उसको पेनल प्रोविजन जो लॉ के हैं उनके तहत उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अग्रेसित हो सकता है। However, such proceedings are generally conducted by state agencies, जैसा पुलिस, सीबीआई को हम केसेस दे देते हैं। ये तो लेकिन ऐसे केसेस जो हैं, ये एजेंसीज जो हैं, आप जानते हैं कि एजेंसीज कम हैं और ऐसे केसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो ऐसे केस मामलों में समय बहुत ज्यादा लग जाता है एंड हाई डिग्री और प्रूफ की भी जरूरत होती है। कई बार जो एजेंसियां हैं ये जो इन्वेस्टिगेशन करती हैं वो बहुत ही हाई डिग्री ऑफ प्रूफ के ऊपर काम करती हैं, लेकिन कई बार मिसकंडक्ट कुछ इस तरह के होते हैं कि इतने हाई लेवल के प्रूफ हमारे पास जैसी व्यवस्था है सीबीआई पुलिस की उसके अकॉर्डिंग नहीं मिल पाते। तो ऐसे केसेस में भी हमें डिपार्टमेंटल पनिशमेंट सिस्टम है वो बहुत मदद। इन एडिशन टू द पेनल प्रोविजन ऑफ लॉ, जो पेनल प्रोविजंस की जैसे हमने बात की, एजेंसीज को केस दे दिया जाता है, कोर्ट केस में केस चलता है, इसके अलावा भी हमारे पास ऑप्शन है एयरिंग एम्प्लॉइज को डील करने के लिए। इन सच eventuality the employee may be awarded any penalty which may vary from communication of the displeasure to severance of the employer-employees relationship, that is dismissal from service। इस अल्टरनेट के तौर पे हम इस जो हमारा इंटरनल पनिशमेंट सिस्टम है उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिसमें लास्ट पनिशमेंट जो हमने अभी बात की डिसमिसल तक एम्प्लॉयर जो है उसका इस्तेमाल कर सकता है। इसके लिए सीसीसी क्या हमारा इंटरनल पनिशमेंट का जो सिस्टम है वो डेवलप। फिर वॉज ए टाइम, एक ऐसा समय भी हुआ करता था जब अपनी मर्जी से एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉइज को हायर एंड फायर कर देते थे, बट समय बदला और समय के साथ साथ कानून कायदे बनते गए। एक आज के समय की अगर बात करें तो एम्प्लॉयर कैन inflict punishment on an employee only after following some statutory provisions depending upon the nature of organization। के नेचर के अकॉर्डिंग कुछ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस बनाए गए हैं। इन स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को फॉलो करके ही कोई एम्प्लॉयर जो है किसी एम्प्लॉय के खिलाफ पनिशमेंट दे सकता है। Briefly, the statutory provisions which govern the act of ministries, departments, etc. of the central government organization are discussed in forthcoming slide। हम इनको ब्रीफ में यहाँ आने वाली स्लाइड्स में चर्चा। सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 14 में जो एम्प्लॉयमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ पर्सन्स appointed in connection with the affairs of the state। Any action against the employees of Union government and the state government should conform to these constitutional provisions। जो पार्ट 14 के जो प्रोविजन है उन प्रोविजंस को मीट करना चाहिए। Which confer certain protection to the government servants। ऐसा ही नहीं कि अपनी whims के अकॉर्डिंग हायर या फायर कर दे। ये जो प्रोविजन है पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन में उनको हर एक मिनिस्ट्री हर एक डिपार्टमेंट फॉलो करेगा, और उसमें कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को कुछ प्रोटेक्शंस भी दिए गए हैं, उन सब का ध्यान में रखते हुए वो एक्ट करेंगे। इन एडिशन टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देयर आर सर्टेन रूल्स व्हिच आर एप्लीकेबल टू कंडक्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स फॉर टेकिंग एक्शन। ये एक्शन लेने के लिए जो रूल बनाए गए, फिर क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वहां डिटेल में हर एक चीज को मेंशन करना, हर एक चीज का प्रोसेस मेंशन करना पॉसिबल नहीं था। उन्हीं के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग एक सीसीसी रूल का प्रोविजन किया गया, बनाए गए, और वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। The CCA rules 1965 applies only to limited number of employees in the government। Essentially, these are the codification of the principle of natural justice which are required to followed in the quasi judicial proceedings। जो
जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के अलावा जो हम इंटरनल प्रोसीडिंग्स करते हैं उनको हम नॉर्मली क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कहते हैं, और वो उसी वे में होती हैं जिस वे में जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं। उनका प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है वो यहाँ भी फॉलो किया जाता है। तो इसका पूरा का पूरा कोडिफिकेशन सीसी रूल 1965 में किया गया है। इवन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन विच आर कंटेन्ड इन पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द कोडिफिकेशन of the above principle. Hence, the procedure which are followed in most of the government and semi-government organization are more or less similar. This presentation is based on the CCCC rules. CCCC रूल का सबसे पहले अगर बात करें तो ये रूल्स बनाने के लिए कौन ऑथराइज है? To regulate the recruitment and conditions of services of government employees. तो आर्टिकल 309 ने ये जो सत्ता है, ये जो पावर है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दी है सेंट्रल गवर्नमेंट के मामले में। फिर ये ऑर्गेनाइजेशन और जो स्टेट हैं उनके अकॉर्डिंग आर्टिकल के 309 के अकॉर्डिंग सबको डिस्ट्रीब्यूट की गई है। इसमें एक अगर पहले से ही आप जानते हैं तो आर्टिकल 310 में प्रोविजन किया गया है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जब हमें अपॉइंट कर रहा है, रिक्रूट कर रहा है 309 में जो उनकी पावर है उसका इस्तेमाल करके, तो उनको एक सत्ता दी गई, उनको एक पावर दिया गया कि जब तक प्लेजर है, वो खुश हैं, तब तक वो गवर्नमेंट सर्वेंट वहां अपनी पोस्ट, सिविल पोस्ट को होल्ड कर सकते हैं। किसी भी केस में अगर कुछ भी गलत हुआ और उनका वो नाराज होते हैं, उनकी नाराजगी प्रदर्शित करने के लिए वो उस एम्प्लॉय को निकाल सकते हैं। तो एक अजीब स्थिति पैदा हो गई थी, उससे निपटने के लिए फिर आर्टिकल 311 का प्रोविजन किया गया, जिसको हम सेफ गार्ड भी बोल सकते हैं। इस सेफ गार्ड के तहत सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को एक सेफ गार्ड प्रदान किया गया कि चार्जेस जो भी हैं उसको उन्हें बताया जाएगा और एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी जो है उनको दी जाएगी ताकि वो अपने आप को डिफेंड कर पाए। These rules came into effect with effect from 1st December 1965 and prescribed the procedure for imposition of certain penalties for breach of conduct or discipline. CCCC रूल जो है वो सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के ऊपर लागू पड़ते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पे, इंक्लूडिंग द सिविलियन एम्प्लॉइज इन डिफेंस सर्विसेज आल्सो. These rules does not apply to GDS, रेलवे सर्वेंट्स, मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, पर्सन इन कैजुअल एम्प्लॉयमेंट, इन सब पे ये लागू नहीं पड़ते हैं क्योंकि इनके लिए अपने सेपरेट सेट ऑफ रूल्स जो है कंडक्ट, इनके जो सीसीएस क्लासिफिकेशन कंट्रोल रूल्स हैं वो अलग से बनाए गए। सबसे पहले अगर सीसीएससीसी रूल की हम बात करें तो हम रूल 4 और रूल 6 के बारे में चर्चा करते हैं। रूल 4 और जो 6 हैं ये क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज करते हैं। अगर बात करें तो सिविल सर्विसेज ऑफ द यूनियन आर क्लासिफाइड एज ग्रुप ए, बी, सी। सर्विसेज जो है वो 3 भागों में बांटी गई है। आफ्टर 7 CPC ये 3 ही भाग बटे हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। इसी तरह पोस्ट जो है, सिविल पोस्ट जो है, उनको भी यूनियन ने ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में क्लासिफाई किया हुआ है। तो ये रूल 4 और 6 जो हमारे पोस्ट और सर्विसेज को क्लासिफिकेशन करने के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। अब हम चर्चा करते हैं कोई भी जो सजा होती है या जो प्रोसेस होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, उनमें जो भी कोई इन्वॉल्व पर्सन है तो उस पर्सन को सबसे पहले सस्पेंड किया जाता है। जरूरी नहीं कि हर एक केस में सस्पेंड किया जाए, लेकिन किसी भी एम्प्लॉय के खिलाफ कोई भी प्रोसेसिंग शुरू करने से पहले ज्यादातर मामले जो हायर ग्रीवेंस के होते हैं उसके लिए सस्पेंशन का इस्तेमाल किया जाता है। और सस्पेंशन के बारे में जो मेंशन किया गया वो सीसीसीसी के रूल नंबर 10 में मेंशन किया गया है। तो रूल 10 क्या कहते हैं? अथॉरिटीज हु कैन प्लेस गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन। सबसे पहला तो सस्पेंशन अगर करना है किसी एम्प्लॉय का तो कौन उसको सस्पेंड करेगा? तो एक है अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो किसी एम्प्लॉय को अपॉइंट करती है वो अथॉरिटी, और एनी अथॉरिटी विच इट इज सबऑर्डिनेट। ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी जिसके सबऑर्डिनेट में काम कर रहे हैं वो अथॉरिटी, ये अथॉरिटी सस्पेंड कर सकती है। दूसरा है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो है वो सस्पेंड कर सकती है।
या कोई स्पेशल ऑर्डर जिस प्रेसिडेंट ने इशू किया है और किसी व्यक्ति को एम्पावरमेंट किया है इस संदर्भ में, तो वो भी सस्पेंशन की जो सत्ता है, पावर है, उसका इस्तेमाल कर सकते। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सस्पेंशन है क्या। तो सस्पेंशन जो है एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है जो कि डिबार करता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, गवर्नमेंट सर्वेंट को। किससे डिबार करता है? एक्सरसाइजिंग हिज पावर, जो उसको सत्ता, जो उसको पावर सिविल सर्वेंट बनने के बाद जो मिली थी, उससे डिबेर कर दिया जाता है। एंड परफॉर्मिंग हिज लेजिटिमेट ड्यूटीज, उसकी पावर से और उसकी ड्यूटी से सस्पेंशन पीरियड के दौरान उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डिबेर कर दिया जाता है। ये एक सस्पेंशन का छोटा सा डेफिनेशन है। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो सस्पेंशन कोई सजा नहीं है, ये एक डिबारमेंट है, टेम्पररी डिबारमेंट कह सकते हैं, जो एक एम्प्लॉय को उसकी पावर से और ड्यूटी से डिबार करता है। However, during the period of suspension, a government servant continues to be a member of service. मैंने पहले भी बताया कि कोई सजा नहीं है, सर्विस से जो उस एम्प्लॉय की है वो एज इट इज रहती है, उसका एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, जो मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप है, वो एज इट इज इंटैक्ट रहता है, उसकी सर्विसेज जो है वो इंटैक्ट रहती हैं और उसका उसमें कोई दिक्कत, नुकसान नहीं होता। नेक्स्ट है सस्पेंड कब किया जाएगा किसी एम्प्लॉय को। तो इसमें 8-10 इस परिस्थितियां मैंने यहाँ वर्कआउट करके लाइनिंग किया है, डिटेल में लिखी हुई है, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। जब किसी एम्प्लॉय के खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स जो है कंटेम्पलेटेड हो जाती है या पेंडिंग होती है, तब उस एम्प्लॉय को सस्पेंड किया जा सकता है। When in the opinion of the competent authority he was engaged himself in the activities prejudice to the interest of the security of the state, देश की सुरक्षा का मामला है, स्टेट की सुरक्षा का मामला है, उस ऐसे मामले में वो संलिप्त पाया जाता है कोई हमारा सरकारी कर्मचारी, तो उसे सस्पेंड किया जा सकता है। When a case against him in respect of any criminal offense is under investigation, inquiry or trial, अगर कोई क्रिमिनल केस किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ शुरू हो जाता है, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल, तो भी उस एम्प्लॉय को सस्पेंड किया जाएगा। When is involved in dowry death, dowry death का कोई केस है आईपीसी 304B के तहत रजिस्टर हो जाता है किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ, तो भी उस एम्प्लॉय को जितना जल्दी हो उतना जल्दी सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड ऑफ डिटेंशन। जैसे ही उसे अरेस्ट किया जाएगा तुरंत उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। डिटेंशन पीरियड चाहे 48 आवर हुआ हो या ना हुआ हो, वो 48 आवर की जो कंडीशंस है वो कुछ आगे है। चार्जशीट इज फाइल या चार्जशीट फाइल हो गई है, तो जो भी जल्दी होता है उस केस में उतना जल्दी उसको सस्पेंड करना है। डॉवरी डेथ का अगर कोई केस, कोई मामला बनता है। When the government servant is likely to hamper the proceeding, tampering with the evidence, कोई इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अथॉरिटी को लगता है कि जो एम्प्लॉय है इसको अगर यहाँ रखा गया तो ये एविडेंसेस को टेम्परिंग हेम्परिंग कर सकता है, तो उस केस में भी किसी भी एम्प्लॉय को परिस्थिति में सस्पेंड किया जा सकता है। When his continuation in office is likely to affect ऑफिस डिसिप्लिन, किसी को अगर ऑफिस में रखा जा गया और ऑफिस डिसिप्लिन खराब किया करेगा ये ऐसा लगता है, तो भी उस व्यक्ति को, उस एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया जाएगा। When is involved in a scandal, किसी स्कैंडल में वो इन्वॉल्व है और ये गवर्नमेंट की पॉलिसी को फॉर्मली डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए लगता है कि ऐसे एम्प्लॉय को सस्पेंड करना जरूरी है, तब भी उस एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया जाएगा। पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में देखिए, पूरा का पूरा जो विभाग है, कोई भी डिपार्टमेंट है, सरकार है, वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करती है। तो जब भी ऐसा लगता है कि किसी एम्प्लॉय को ऑफिस में रखना या उस पोस्ट पे रखना पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है, तो उस एम्प्लॉय को सस्पेंड। किसी भी एम्प्लॉय को जब सस्पेंड किया है तो उसको अगर वापस सेवा में लेते हैं तो उसका नाम है रिवोकेशन, रिवोक करना। सस्पेंशन तब तक रहता है जब तक रिवोक नहीं किया जाएगा, यानी रिवोक के ऑर्डर नहीं किए जाएंगे तब तक वो एम्प्लॉय सस्पेंड रहेगा। ऑर्डर, जो रिवोक के ऑर्डर है वो किसी भी समय जो कंपिटेंट अथॉरिटी है वो कर सकती है। सस्पेंशन ऑटोमेटिकली भी रिवोक हो जाएगा
यदि खत्म हो जाएगा, ऐसा कह सकते हैं। यदि कोई पेनल्टी डिसमिसल, रिमूवल या कंपलसरी रिटायरमेंट की जो है वो उस कर्मचारी के खिलाफ इंपोज कर दी जाती है तो वो सस्पेंशन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। इन केस ऑफ डेथ, ये भी एक मामला बनता है। कई बार ड्यूरिंग सस्पेंशन डेथ ही हो जाती है किसी कर्मचारी की, तो यहाँ मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि किसी भी व्यक्ति की जो फाइल है उसको जब ऊपर वाले ने ही क्लोज कर दिया है तो हमारे पास कोई सत्ता नहीं है उस फाइल को ओपन रखने का। तो ऐसे मामलों में ये सस्पेंशन का जो केस है वो बंद कर दिया जाता है और फुल पे एंड अलाउंसेस जो है उसकी फैमिली को पे। एक सस्पेंशन के साथ सस्पेंशन ही है लेकिन ऑटोमेटिकली डिम्ड माना जाएगा किसी को। ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं? तो उसमें पहली परिस्थिति आती है डिटेंशन की। अगर कोई सरकारी कर्मचारी 48 आवर्स से ज्यादा डिटेंशन रहता है पुलिस कस्टडी में तो वो ऑटोमेटिकली डिम्ड सस्पेंड माना जाता है। इसी तरह अगर किसी का कन्विक्शन हो जाता है और जो कन्विक्शन का पीरियड है 48 आवर्स से ज्यादा है तो उस केस में भी उस सरकारी कर्मचारी को डिम्ड सस्पेंड माना जाता है। ऐसे केसेस में ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन इज डीम्ड टू हैव बीन कंटिन्यूड ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ पनिशमेंट इफ पेनल्टी ऑफ डिसमिसल, रिमूवल और कंपल्सरी रिटायरमेंट इम्पोज्ड ऑन द पेंशन। ये दो परिस्थितियां एक साथ ही बनती हैं। अगर मान लीजिए किसी एम्प्लॉय के खिलाफ हमने पनिशमेंट दिया था डिसमिसल, रिमूवल या कंपल्सरी रिटायरमेंट का, दोनों ही ऐसा है, लेकिन लेटर ऑन वो जो एम्प्लॉय है वो रिव्यू में या पिटीशन में या अपील में जाके, या अगला मामला है कोर्ट का, कोर्ट में ये जो पनिशमेंट ऑर्डर थे डिसमिसल, रिमूवल या कंपल्सरी रिटायरमेंट के वो सेट असाइड कर दिए जाते हैं या फ्रेश इंक्वायरी जो है वो फर्दर इंक्वायरी जो है वो ऑर्डर कर दी जाती है। तो ऐसे केस में क्या करें? क्योंकि देखिए कोई एम्प्लॉय था जैसे 2002 में उसको डिसमिस, रिमूव या कंपल्सरी रिटायर किया गया, लेकिन 2005 में वो वापस आ जाता है, सेट असाइड हो जाते हैं, उसके जो पनिशमेंट ऑर्डर है वो सेट असाइड हो जाते हैं। तो उस केस में वो 2005 के बीच का जो पीरियड है उसको कैसे ट्रीट किया जाए? तो इसके लिए व्यवस्था की गई है, उस पीरियड को जो है वो डिम्ड सस्पेंड माना जाएगा और बाकी जो फॉर्मेलिटीज है वो की जाएंगी। आगे कुछ टाइम लिमिट्स हैं सस्पेंशन की, तो उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। इनिशियली जो सस्पेंशन ऑर्डर होता है वो 90 दिन के लिए होता है। देयर आफ्टर ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन जो है वो रिव्यू किया जाएगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, और वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो रिव्यू कमेटी, जो स्टैंडिंग कमेटी कह सकते हैं एक तरह से डिपार्टमेंट में बनाई हुई है, वहां पे उन केसेस को रिव्यू कमेटी रिव्यू करेगी और जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है सस्पेंड करने का कॉम्पिटेंट है उसको रिकमेंड करेगी कि भाई इस केस का आप फर्दर जो कोर्स ऑफ एक्शन है इस तरह से डिसाइड कीजिए। और वो रिव्यू जो है वो विद इन 90 डेज होना कंपलसरी है। अगर ये ऐसा नहीं होता है तो ये जो सस्पेंशन ऑर्डर है वो वैलिड नहीं रहेंगे। इसलिए रिव्यू कमेटी 90 डेज में हर एक सस्पेंशन केस को इनिशियली जो किया गया है उसको रिव्यू करे, ये कंपलसरी है। ये केवल कंपलसरी नहीं है डिटेंशन केसेस में। अगर कोई एम्प्लॉय डिटेन हो जाता है और पुलिस कस्टडी में है और उसका पीरियड जो है वो मोर देन 90 डेज चलता है तो ऐसे केसेस में उसको डिम सस्पेंड नहीं माना जाता है और रिव्यू की कोई जरूरत नहीं रहती। एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन शैल नॉट बी वैलिड आफ्टर 90 डेज। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि रिव्यू कमेटी ने अगर 90 डेज से पहले उसको एक्सटेंड नहीं किया तो वो इनवैलिड हो जाएगा। रिव्यू कमेटी की अगर सत्ता की बात करें, अगर पावर की बात करें, रिव्यू कमेटी के अधिकार के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। रिव्यू कमेटी जो है वो मैक्सिमम 180 दिन तक किसी भी केस को एक्सटेंड करने के लिए रिकमेंड कर सकते। जो व्यक्ति सस्पेंशन में रहेगा उसे पे की बजाय सब्सिस्टेंस अलाउंस के तौर पे उसको कंपनसेट किया जाता है, सब्सिस्टेंस अलाउंसेस दिए जाते हैं। एज पर FR 53 सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो एंटाइटल है फर्स्ट 3 मंथ, जो शुरुआत की 3 महीने का जो इनिशियल सस्पेंशन होगा उसमें सब्सिस्टेंस अलाउंस के लिए, और सब्सिस्टेंस अलाउंस जो है वो उसे दिया जाएगा एंड अमाउंट इक्वल टू द लीव सैलरी व्हिच ही वुड हैव ड्रॉन इफ ही हैड बीन ऑन लीव ऑन हाफ पे। अगर वो HPL पे होता तो उस दौरान जो उसको मिलता सैलरी, वो सैलरी सब्सिस्टेंस अलाउंस के तौर पे शुरुआती 3 महीने के जो सस्पेंशन पीरियड होता है उसमें दी जाती है।
उसके बाद क्या, उसके खत्म होने से पहले ही आफ्टर 3 मंथ्स का जो पीरियड होगा, अगर किसी को सस्पेंड रखना है 3 महीने के बाद भी, तो वो डिसीजन लिया जाएगा, सब्सिस्टेंस अलाउंस जो है उसको रिव्यू कमेटी के रिकमेंडेशन पे इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है, वो भी 50% तक के अमाउंट के लिए। आगे हम बात करें रिकवरीज के बारे में, तो सब्सिस्टेंस अलाउंस जो है उससे रिकवरीज में कुछ रिकवरीज कंपलसरी हैं, कुछ ऑप्शनल हैं, कुछ नहीं की जा सकती। तो कंपलसरी रिकवरीज में इनकम टैक्स, एचआरए, लोन अगर किसी एम्प्लॉय ने लिया है तो उसका रीपेमेंट, सीजीएचएस, सीजीजीआईएस, ये सब कंपलसरी रिकवरीज है। ऑप्शनल में यानी उसकी एम्प्लॉय अपनी रिक्वेस्ट करता है कि मुझे मेरी ये रिकवरीज कीजिए, तो पीएलआई, कोऑपरेटिव सोसाइटी रिकवरी या रिफंड ऑफ जीपीएफ जो है उसकी हम रिकवरी कर सकते हैं। और कुछ रिकवरी जैसी हैं जो हम नहीं कर सकते, जिसमें जीपीएफ और कोर्ट अटैचमेंट एंड रिकवरी ऑफ लॉस, ये 3 रिकवरी जैसी हैं जिसकी रिकवरी हम सब्सिस्टेंस अलाउंस से नहीं कर सकते। ये भी ध्यान रखना है कि कोई लाइसेंस फ्री क्वार्टर में अगर रह रहा है तो सस्पेंशन पीरियड में वो लाइसेंस फ्री नहीं रहेगा, उसे लाइसेंस फी का पेमेंट करना पड़ेगा। आगे हम अगर एडवांसेज की बात करें तो कन्वेंस अलाउंस, जो कन्वेंस के परचेज के लिए जो एडवांस मिलता है मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार का, वो नहीं मिलेगा। बट एचबीए जो है उसके लिए वो एम्प्लॉय एलिजिबल अगर अदरवाइज है तो उसको मिलेगा एचबीए। और अदर बेनिफिट्स की बात करें तो टीए जो है वो भी मिलेगा, सीए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, वो भी मिलेगा। एलटीसी जो है वो अवेलेबल रहेगी, उसका एलटीसी का बेनिफिट, बट ये रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा फैमिली के लिए, उस एम्प्लॉय को एलटीसी पे जाने का अधिकार नहीं रहेगा। कुछ और मिसलेनियस पॉइंट्स भी हैं सस्पेंशन में, जैसे कि हेडक्वार्टर, जो हेडक्वार्टर है वो नॉर्मली वही रहता है जो सस्पेंड करने से पहले जो हेडक्वार्टर था वो उस एम्प्लॉय का हेडक्वार्टर रहेगा। ये हेडक्वार्टर उस पब्लिक इंटरेस्ट में या एम्प्लॉय की रिक्वेस्ट पे चेंज भी किया जा सकता है। दूसरा, अगर बात करें सस्पेंशन अगर किसी का किया बट अनजस्टिफाइड सस्पेंशन था, तो उस सस्पेंशन ऑर्डर के खिलाफ वो अपील भी कर सकता है, अपील के थ्रू वो रिलीफ मांग सकता है। अपील किसको करनी है, कैसे करनी है, वो हम आगे तीसरा पार्ट जो इसका बनाया है मैंने, उसमें हम अपील पार्ट में देखेंगे कि अपील कैसे और किस तरह से करनी है। रेजिग्नेशन की बात करें तो ऑन द मेरिट बेसिस पे ये रेजिग्नेशन कोई सस्पेंडेड एम्प्लॉय सबमिट करता है तो वो स्वीकार किया जा सकता है, अगर वो डिपार्टमेंट के लिए या गवर्नमेंट के लिए चीपर रहेगा तो उस केस में विद लेकिन इसमें भी ग्रुप सी एम्प्लॉइज हैं तो एचओडी का परमिशन जरूरी है, और ग्रुप ए या ग्रुप बी एम्प्लॉय है तो मिनिस्टर का परमिशन जरूरी है। बात करें लीव की, तो किसी भी सस्पेंडेड एम्प्लॉय को किसी भी कंडीशन में लीव नहीं ग्रांट की जा सकती है, जो कि एफआर 55 में प्रोविजन किया हुआ है। डिपार्टमेंटल एग्जाम की अगर बात करें तो हाँ, किसी भी सरकारी कर्मचारी जो कि सस्पेंडेड है उसको डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए अगर ऑल अदर कंडीशंस वो अगर सेटिस्फाई करता है तो वो अलाउड किया जाए। अब दूसरा पार्ट यहां से शुरू होता है जिसमें है पेनल्टीज। रूल 11 में हमारी पेनल्टीज के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। पेनल्टीज को मूलतः पहले 2 भागों में बांटा गया है। पहली है माइनर पेनल्टीज, दूसरी है मेजर पेनल्टीज। माइनर पेनल्टीज में जो 4 पेनल्टीज आती हैं, तो उनमें सबसे पहली पेनल्टी है सेंश्योर। सेंश्योर जो है वो एक तरह से एक सीवियर कॉशन है किसी एम्प्लॉय के खिलाफ कि आपने ये जो कोई मिसकंडक्ट किया था उसकी नेचर जो है वो काफी गहरी है, बट ऐसी कोई सजा हम आपको नहीं दे रहे हैं, और आपको कोशिश किया जाता है कि अगर रिपीट किया ऐसा कार्य तो हम आपको ज्यादा ग्रीवेंस वाली कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी है हमारी माइनर पेनल्टी विदहोल्डिंग ऑफ प्रमोशन। कुछ लिमिटेड समय के लिए प्रमोशन को विदहोल्ड कर दिया जाता है तो वो माइनर पेनल्टी की कैटेगरी में आता है। फिर है तीसरी पेनल्टी रिकवरी फ्रॉम हिज पे ऑफ द होल और पार्ट ऑफ एनी पेक्यूनियरी लॉस। किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की नेग्लिजेंस या ब्रीच ऑफ ऑर्डर की वजह से डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट को पेक्यूनियरी लॉस होता है, तो वो पेक्यूनियरी लॉस भी उस एम्प्लॉय की सैलरी से पार्ट में या पूरा का पूरा उससे रिकवर किया जा सकता है। इसी तीसरे नंबर की जो
पेनल्टी है माइनर पेनल्टी, उसको एक और आगे भाग में बांटा गया है 3A, वो है रिडक्शन टू लोअर स्टेज इन द टाइम स्केल ऑफ पे। टाइम जो हमारे टाइम स्केल्स अभी जिनको हम लेवल और फैक्टर बोलते हैं, पे मैट्रिक्स जो बनाया गया है नया, उसमें एक 1 स्टेज के लिए डाउन किया जा सकता है, और ये जो 1 स्टेज डाउन होगा वो 3 साल से ज्यादा नहीं होगा, विदाउट कम्युलेटिव इफेक्ट होगा, और उसका पेंशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये तीसरी पेनल्टी का भी एक प्रोविजन, तीसरी 3A पेनल्टी का प्रोविजन किया गया है। और लास्ट में चौथी पेनल्टी है विदहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ पे। इंक्रीमेंट किसी एम्प्लॉय का कुछ समय के लिए रोक देना, तो वो माइनर पेनल्टी में आता है। यहाँ मैं एक बात हमेशा डिस्कस ब्रीफ में बताना चाहूंगा कि माइनर पेनल्टीज तब तक ही माइनर रहती है जब तक वो 3 साल से ज्यादा, कोई भी तीनों, देखिए सेंश्योर का तो कोई करेंसी पीरियड ही नहीं है, बट 3 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और माइनर पेनल्टी का कभी भी कम्युलेटिव इफेक्ट नहीं होना चाहिए, एज वेल एज उसका इम्पैक्ट जो है, एडवर्स इम्पैक्ट जो है, अफेक्ट जो है, वो पेंशन पे नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो एक्चुअली मेजर की कैटेगरी में चली जाती है, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो उससे हमेशा किसी भी अथॉरिटी को माइनर पेनल्टी इंपोज करते टाइम इन तीनों चीजों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब आती है हमारी मेजर पेनल्टी। 5 नंबर में मेजर पेनल्टी जो 3A में हमने बात की थी, लोअर स्टेज पे डाउन कर देना पे स्केल में, तो उसमें स्पेसिफाइड पीरियड के लिए होगा, साथ में ये भी डायरेक्शन होगा कि उस पीरियड में उसको इंक्रीमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसमें मिलना ही था क्योंकि कम्युलेटिव इफेक्ट नहीं था, लेकिन यहाँ नहीं मिलने का भी प्रोविजन है। और जो सच रिडक्शन का जो पीरियड होगा उसके बाद उसको इंक्रीमेंट वापस रिस्टोर होगा कि नहीं होगा, रिडक्शन का जो फ्यूचर इंक्रीमेंट पोस्टपोन करने के लिए कोई इंपैक्ट होगा कि नहीं होगा, ये सब स्पेसिफाई करके जो 5 नंबर की पेनल्टी है वो मेजर पेनल्टी दी जा सकती है। इसमें कोई 3 ईयर का या कम्युलेटिव इफेक्ट ना हो या पेंशन इफेक्ट ना हो, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। ये तीनों का ऑपोजिट एक तरह से यहाँ पे है। तो 6वीं पेनल्टी है रिडक्शन टू लोअर टाइम स्केल ऑफ पे एंड ग्रेड एंड पोस्ट और सर्विस में, तीनों ऊपर वही तीनों प्रोविजन के साथ एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए उसको पे, ग्रेड, पोस्ट और सर्विस में रिड्यूस कर दिया जाए, तो वो 6 नंबर की पेनल्टी आती है। उसमें भी which shall be a bar to the promotion of the government student during such specified period to the time scale of pay, grade, post और सर्विस from which he was reduced, जहां से उसको रिड्यूस किया गया है उसका प्रमोशन के लिए बार रहेगा। और साथ के साथ ये जो पीरियड होगा रिडक्शन का, उसमें फ्यूचर इंक्रीमेंट पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा ये भी बताया जाएगा। इसी तरह साथ में ओरिजिनल सीनियरिटी पे आएगा कि नहीं आएगा इस पीरियड के ओवर होने के बाद। ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शन के साथ जो पनिशमेंट इश्यू की जाती है 6 नंबर की, वो मेजर पेनल्टी 6 नंबर। अब हमारी मेजर पेनल्टीज का अगले चैप्टर में पार्ट में अगर हम देखें तो कंपल्सरी रिटायरमेंट है, जिसमें किसी सरकारी कर्मचारी को कंपल्सरीली रिटायर कर दिया जाता है। इस कंपल्सरी रिटायरमेंट की जो पनिशमेंट है, इसमें एक तरह से और कोई नुकसान नहीं होता है, केवल जो फ्यूचर सर्विस जो उसकी रिमेनिंग बची हुई होती है उसको फॉरफिट कर लिया जाता है। जैसे किसी एम्प्लॉय का रिटायरमेंट 60 ईयर पे होना था, बट उसको 54 ईयर की सर्विस पे ही कंपल्सरी रिटायर कर दिया जाए, तो इसका मतलब ये है कि हमने 6 साल जो और वो सर्विस करने वाला था वो पीरियड हमने उसका फॉरफिट कर दिया है। बाकी सारे जो एडवांस से जो बेनिफिट्स हैं, पेंशनरी बेनिफिट्स, वो उसे मिलते हैं। आगे जो 2 पेनल्टीज दी गई हैं 8 और 9 नंबर, रिमूवल और डिसमिसल में, ये सारे के सारे बेनिफिट, सर्विस तो फॉरफिट होती ही होती है, साथ में जो पेंशनरी बेनिफिट है वो भी फॉरफिट कर लिए जाते हैं और वो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। रिमूवल और डिसमिसल में केवल डिफरेंस अगर हम कहें तो एक ही है कि रिमूवल जो है उसमें डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट के लिए, बट डिसमिसल में फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट के लिए डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। कुछ ऐसे भी मामले आते हैं जब हम एक्चुअली नुकसान होता है सरकारी कर्मचारी का, लेकिन उसको हम पेनल्टी की कैटेगरी में नहीं रख सकते। जैसे एक लिस्ट आउट मैंने यहाँ कुछ किए हैं, जैसे कोई टेस्ट वगैरह होता है इंक्रीमेंट वगैरह के लिए, वो
जैसे आरएमएस की हम एग्जाम्पल लें तो वहां पे इंक्रीमेंट टेस्ट होता है। अगर वो इंक्रीमेंट टेस्ट नहीं पास करते हैं तो उन एम्प्लॉइज को इंक्रीमेंट नहीं मिलता। तो इसकी वजह से अगर विदहोल्ड किया गया इंक्रीमेंट तो वो पेनल्टी की कैटेगरी में नहीं आएगा। इसी तरह प्रमोशन नहीं किया, अगर डीपीसी ने कंसीडर नहीं किया और जो क्राइटेरिया था उसमें फिट नहीं होता है कोई एम्प्लॉय, तो डीपीसी उसका प्रमोशन नहीं करती है, कंसीडर नहीं करती है, तो वो ये भी कोई पेनल्टी में नहीं कंसीडर किया जाएगा। इसी तरह हायर ऑफिशिएटिंग पे पोस्ट पे अगर कोई काम कर रहा है और उसको रिवर्ट कर दिया जाए अनसुटेबिलिटी की वजह से, तो उसको भी हम पेनल्टी नहीं मानेंगे, पनिशमेंट नहीं कहेंगे। डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट अपॉइंटेड ऑन प्रोबेशन, या कोई व्यक्ति जिसको हम प्रोबेशन पे, जो कि प्रोबेशन की टर्म्स एंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हमने उसको अपॉइंट किया था और उनके उसमें ये व्यू में हम उसको रिवर्ट कर देते हैं, तो ऐसे केसेस में भी उसको पनिशमेंट नहीं माना। एक और भी आता है डाइसनोन। डाइसनोन भी एक तरह से कोई पेनल्टी नहीं है, बट कई बार ऐसा होता है कि कोई एम्प्लॉय जो है विदाउट प्रॉपर परमिशन के ऑफिस छोड़ देता है, या अब्सेंट रहता है, या कोई ड्यूटी पे आया लेकिन विदाउट प्रॉपर परमिशन ही वो ड्यूटी छोड़ के चला गया, या कोई एम्प्लॉय ड्यूटी पे आया और ड्यूटी करने से मना कर देता है, तो इस केस में उसको डाइसनोन की कैटेगरी में हम रखते हैं, डाइसनोन मार्क कर दिया जाता है उस पीरियड को। बट डाइसनोन ना तो सर्विस है और ना ही ब्रेक इन सर्विस है, दोनों ही नहीं माना जाएगा, और उस एम्प्लॉय का जो उतना पीरियड होगा उसको डाइसनोन मार्क करके छोड़ दिया जाएगा। अब हम आगे बात करें तो जो मेजर पेनल्टीज रूल 11 में जो हमने डिस्कस की, वो कौन उसको इंपोज करेगा, तो उसके लिए डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज होते हैं, जो हमने हमारा रूल 12 जो है वो बताता है कि हु इज डिसिप्लिनरी अथॉरिटी और किस तरह से वो आगे प्रोसेस करेगा, वो हम थोड़ा देखते हैं। तो प्रेसिडेंट के पास सारी सत्ता है, कोई भी पेनल्टी दे सकते हैं, या दूसरा है अपॉइंटिंग अथॉरिटी, वो भी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी की कैटेगरी में आता है। और तीसरा होता है कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो शेड्यूल स्पेसिफाई किए गए हैं, रूल्स में भी मैंने यहाँ बताए हैं, उनमें जो शेड्यूल बनाए गए हैं उन शेड्यूल में किसी को डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का पावर दिया गया है, तो वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से बन जाती है, और उसको भी ये पावर है कि वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के तौर पे काम करे। आगे बात करें हु इज अथॉरिटी टू इंस्टीट्यूट प्रोसीडिंग्स। प्रोसीडिंग्स कौन इंस्टीट्यूट कर सकता है, तो प्रेसिडेंट जो है और एनी अथॉरिटी एम्पावर्ड बाय हिम में इंस्टीट्यूट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट एनी गवर्नमेंट सर्वेंट। किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट के खिलाफ प्रेसिडेंट या जिस अथॉरिटी को उसने एम्पावर दिया है प्रेसिडेंट ने, वो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकता है। इन शॉर्ट एक कई बार ऐसा मामला आता है कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कुछ ऐसी होती हैं जिनको 1 से 4 यानी जो माइनर पेनल्टीज हैं वही देने का एम्पावर किया गया है, इंपोज करने की सत्ता या पावर दी गई है, लेकिन मामला मेजर पेनल्टी का है। तो क्वेश्चन होता है कि क्या ये माइनर पेनल्टी इंपोज करने के जो एम्पावर्ड अथॉरिटीज हैं, क्या वो मेजर पेनल्टी की जो प्रोसीडिंग्स है उनको इनिशिएट कर सकती है, तो यस, ये जो अथॉरिटी माइनर पेनल्टीज के इनिशिएट करने इंपोज करने के लिए एम्पावर्ड है, वो अथॉरिटी मेजर पेनल्टी की प्रोसीडिंग्स तो इनिशिएट कर सकती है, बट एट द स्टेज ऑफ डिसीजन वो जो डिसीजन का सत्ता है या पावर है वो उसी अथॉरिटी के द्वारा एक्सरसाइज की जाएगी जो मेजर पेनल्टी देने की पावर शेड्यूल में मिली। प्रोसीजर की अगर बात करें, रूल 14 और रूल 16 में ये प्रोसीजर बताए गए हैं। रूल 14 में सबसे पहले बताया गया है मेजर पेनल्टीज का क्या प्रोसीजर है। तो मेजर पेनल्टीज कभी भी विदाउट इंक्वायरी नहीं होगी, कोई भी पनिशमेंट मेजर पेनल्टी की विदाउट इंक्वायरी नहीं दी जा सकती। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो है वो खुद भी इंक्वायर कर सकती है या किसी को दूसरे को इंक्वायरी अथॉरिटी के तौर पे अपॉइंट कर सकती है। उनको सबसे पहला उनका काम है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का इम्प्यूटेशन ऑफ मिसकंडक्ट और मिसबिहेवियर इन डेफिनेट वे में वो डिस्टिंक्ट चार्जेज बनाएंगे उसको, देन स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेशन ऑफ मिसकंडक्ट और मिसबिहेवियर ड्रॉ करेंगे, पहले चार्जेज बनाएंगे ऑफ ईच आर्टिकल जो भी बनाए गए उनका, और फिर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट और लिस्ट ऑफ विटनेसेस जो 4 एनेक्चर एक तरह से बनाए जाएंगे और वो
जो मेमोरेंडम चार्जशीट का है उसके साथ में इंक्लोज। सबसे पहला स्टेज आएगा अपॉइंटिंग ऑफ इंक्वायरी अथॉरिटी। सबसे पहले रूल 14 की प्रोसीजर करने के लिए आईओ या इंक्वायरी अथॉरिटी, जिसको हम अगर साधारण भाषा में समझने का कोशिश करें तो जैसे कोर्ट में जज होता है, इस तरह से हमारी प्रोसीडिंग्स में आईओ का रोल होता है। वो इंक्वायरी अथॉरिटी के तौर पे अपॉइंट किया जाएगा, आईओ अपॉइंट किया जाएगा, जो कि एक तरह से जज है और वो किसी भी पक्ष से संबंधित नहीं होना चाहिए, उसका उस केस से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है प्रेजेंटिंग ऑफिसर का अपॉइंटमेंट। तो प्रेजेंटिंग ऑफिसर जो है वो इन शॉर्ट हम कहें तो सरकारी वकील है, यानी सरकार की तरफ से, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी की तरफ से अपना पक्ष जो है, उनका पक्ष प्रस्तुत करेगा। गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो पर्सनली आईओ के सामने आएंगे और अपनी बातें पूरी रखेंगे। उनके पास भी एक असिस्टेंस के तौर पे डिफेंस असिस्टेंट रखने की पावर है, वो भी डिफेंस असिस्टेंट अपने फेवर अपने को असिस्ट करने के लिए, मदद करने के लिए लेके आ सकते हैं। आईओ जो है वो फाइंडिंग रिटर्न एक फाइंडिंग ऑफ गिल्ट टू ए चार्ज टू विच द गवर्नमेंट सर्वेंट प्लीड्स गिल्टी। आईओ का काम है जिन चार्जेस के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को गिल्टी पाया गया है, बताया गया है, उनकी फाइंडिंग करना और एक्चुअलिटी जो जेन्युइननेस क्या है उसको बाहर निकालना। ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं जिनमें रूल 14 या मेजर प्रोसीडिंग्स कब करना है, ऐसा कई बार क्वेश्चन आता है। तो ये कुछ मैंने यहाँ लिस्ट आउट किए हैं। अटेम्प्ट टू ऑब्टेन इलीगल ग्रेटिफिकेशन के केस में रूल 14 का ही पनिशमेंट यानी मेजर पेनल्टी ही देना चाहिए। गवर्नमेंट मनी का, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का मिस अप्रोप्रिएशन किया है, रूल 14 का ही चार्जशीट बनता है। रिकॉर्ड का फाल्सिफिकेशन किया गवर्नमेंट के, तो उस केस में भी रूल 14 का केस बनता है। ग्रॉस इरेगुलरिटी और नेग्लिजेंस विद डिसऑनेस्ट मोटिव के साथ अगर कोई ग्रॉस इरेगुलरिटी करता है, नेग्लिजेंस करता है, तो उसके खिलाफ भी मेजर पेनल्टी का केस बनेगा। मिसयूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन का कोई मिसयूज करता है तो भी रूल 14 का केस बनेगा। डिस्क्लोजर ऑफ सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अगर किसी ने डिस्क्लोज की है तो वो भी रूल 14 का केस है। फॉल्स क्लेम ऑन द गवर्नमेंट लाइक टीए, मेडिकल क्लेम जो है वो फॉल्स अगर कोई क्लेम करता है तो वो भी रूल 14 का केस है। इंक्वायरी रिपोर्ट, जब आईओ जो है इंक्वायरी करेगा वो पूरा कंप्लीट एक डॉक्यूमेंटेशन करता रहेगा, सारे के सारे जो चार्जेज हैं उनका, और उसको लास्ट में इंक्वायरी रिपोर्ट के रूप में बना के कंप्लीट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो है उसको सबमिट करेगा। तो उसमें क्या क्या पार्ट क्या होंगे, वो एटलीस्ट इंक्वायरी रिपोर्ट में फॉलोइंग जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो तो होनी चाहिए। सबसे पहला आर्टिकल ऑफ चार्जेज एंड स्टेटमेंट ऑफ इंपुटेशन ऑफ मिसकंडक्ट और मिसबिहेवियर जो है वो पहला पार्ट इंक्वायरी रिपोर्ट का होना चाहिए। देन द डिफेंस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट ने क्या क्या डिफेंस उस मिसबिहेवियर आर्टिकल ऑफ चार्जेज के कनेक्शन में दिए वो सारे आने चाहिए। देन उसका असेसमेंट, जो एविडेंसेस और विटनेसेस आए उनके बेसिस पे ईच आर्टिकल ऑफ चार्जेज का एविडेंस होना चाहिए, और आईओ की जो फाइंडिंग्स है वो लास्ट में लिखी हुई। जो आईओ रिपोर्ट जब आ जाएगी तो उस पे क्या एक्शन होगा, उसका क्या प्रोसेस रहेगा, उसमें उसके बारे में हमारे रूल 14 में बताया गया है। रूल 14 में पहला प्रोविजन है कि जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास इंक्वायरी अथॉरिटी से, वो इंक्वायरी रिपोर्ट अगर प्रॉपर नहीं लगती तो फर्दर इंक्वायरी के लिए भी वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी डायरेक्ट कर सकती है, वापस भेज सकती है। या आईओ की जो फाइंडिंग्स है उससे वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी एग्री नहीं करती तो डिसएग्रीमेंट नोट बना सकते हैं। डिसएग्रीमेंट नोट के साथ में वो फिर जो चार्ज ऑफिशियल है उसको भेज सकते हैं। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को लगता है कि ये सही है ये रिपोर्ट, तो एक्सेप्ट कर सकते हैं और आईओ को डायरेक्टली भी आईओ को कॉपी सबमिट कर सकते हैं उसका रिप्रेजेंटेशन सबमिट करने के लिए। और जब रिप्रेजेंटेशन आएगा उसको कंसिडर करने के बाद या तो पेनल्टी इंपोज करने का ऑर्डर इशू कर सकते हैं, और प्रॉपर लगता है तो चार्जेस जो है उनको ड्रॉप भी। ये रूल 14 का प्रोसीजर था। अगर रूल 16 की हम बात करें तो रूल 16 का प्रोसीजर बहुत ही आसान है। सबसे पहले एक चार्जशीट इश्यू की जाती है माइनर पेनल्टी के लिए। इंक्वायरी अगर वो एम्प्लॉय कहे तो मांग करता है तो इंक्वायरी भी रखी जा सकती है, लेकिन नॉर्मली रूल 16 में इंक्वायरी नहीं रखते हैं क्योंकि ये छोटे चार्जेस के लिए होती है।
उसके बाद जैसे ही चार्जशीट इश्यू होगी वो एम्प्लॉय जो है वो रिप्रेजेंटेशन सबमिट करेगा, और जो रिप्रेजेंटेशन है उसको ध्यान में लेते हुए जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है वो अपनी फाइंडिंग्स रिकॉर्ड करेगा और पेनल्टी इंपोज कर सकता है या उसको भी ड्रॉप कर। आगे हम बात करें कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर्स की, तो ऑर्डर जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के हैं वो हमेशा राइटिंग में फाइंडिंग्स के साथ चार्ज ऑफिशियल है उसको सबमिट किया जाना चाहिए, उसको डिलीवर किया जाना चाहिए। वेयर देयर इज डिसएग्रीमेंट, अगर डिसएग्रीमेंट है तो डिसएग्रीमेंट नोट के साथ में कम्युनिकेट करना चाहिए। अब हम आगे अगर बात करें तो रूल 19 जो है वो स्पेशल प्रोविजन है एक, जिसमें विदाउट प्रोसीजर फॉलो किए बिना भी कई बार हमें ऑर्डर, पेनल्टी ऑर्डर, पनिशमेंट ऑर्डर पास करने की जरूरत पड़ जाती है। तो ये कब कब पड़ती है, और इस रूल के जो स्पेशल प्रोविजन है उसके तहत ये पास किया जा सकता है। ये है, इट इज नॉट रीजनेबली प्रैक्टिकेबल टू होल्ड इंक्वायरी, इंक्वायरी करना पॉसिबल नहीं है रीजनेबली, या सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के मामले, इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, उसके लिए भी स्पेशल प्रोसीजर रूल 19 का फॉलो किया जा सकता है। या कन्विक्शन लीडिंग टू पेनल्टी, कोई किसी का कन्विक्शन हो जाता है किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का और उसकी वजह से उसको पेनल्टी मिलती है, तो ऐसे केसेस में रूल 19 के स्पेशल प्रोसीजर को फॉलो करते हुए विदाउट प्रोसीजर जो किए बिना भी। अब पेनल्टी मिल गई या सस्पेंशन हो गया, तो अगर वो इनजस्टिफाइड है, इनजस्टिस हुआ है, तो उस केस में प्रोविजन रखा गया है अपील का। अपील करने का भी अधिकार सरकारी कर्मचारी के पास में है। तो सबसे पहले रूल 22 जो है वो बताता है कि ऐसे कौन से ऑर्डर हैं जिनके खिलाफ अपील नहीं हो सकती। तो पहला है प्रेसिडेंट के द्वारा कोई अपील की ऑर्डर दिया गया है तो उसके खिलाफ कोई अपील नहीं होगी। An order of intellectual nature in a disciplinary proceeding या any order asked by IO in the course of inquiry, ये disciplinary proceedings चल रही है और या IO की इंक्वायरी चल रही है, उसमें कोई ऑर्डर इंटेलेक्चुअल नेचर का या आईओ ने कोई ऑर्डर दिया है ओरल ऑर्डर इंक्वायरी के दौरान, तो उसके खिलाफ कोई अपील का प्रोविजन। आता है हमारा रूल 23, ऐसे ऑर्डर्स जिनके खिलाफ अपील की जा सकती है, जिसमें सबसे पहले हमारा सस्पेंशन ऑर्डर, सस्पेंशन ऑर्डर के खिलाफ अपील की जा सकती है। फिर है पेनल्टी इंपोज करने का ऑर्डर, उसके खिलाफ अपील की जा सकती है। फिर है पेनल्टी को इनहेंस करने का कोई ऑर्डर पास किया गया है तो उसके खिलाफ भी अपील की जा सकती है। किसी ऑफिशिएटिंग हायर पोस्ट पे कोई कर रहा था और उसको रिवर्ट किया जाता है तो भी अपील का प्रोविजन है। रिड्यूसिंग और विदहोल्डिंग पेंशन, किसी की पेंशन विदहोल्ड कर दी गई, रिड्यूस कर दी गई तो भी अपील की जा। अपीलेट अथॉरिटी कौन होगा, अपील जो की जाएगी वो हमेशा अपीलेट अथॉरिटी को की जाएगी। तो अपीलेट अथॉरिटी है वो हमेशा जिस अथॉरिटी ने ऑर्डर किया किसको अपील करनी है, अगर ऐसा हम बात करें, टू द अपॉइंटिंग अथॉरिटी वेयर द ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट इज मेड बाय एन अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू इट। मान लीजिए किसी अपॉइंटिंग अथॉरिटी के सबऑर्डिनेट अथॉरिटी ने कोई ऑर्डर कर दिया है तो अपील जो है वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी को की जाएगी या फिर प्रेसिडेंट को की जाएगी। पीरियड ऑफ लिमिटेशंस, अपील करने का जो पीरियड है वो हमेशा 45 डेज रहेगा। जो ये 45 डेज का पीरियड जो है वो तब से काउंट किया जाएगा जब किसी एम्प्लॉय को पनिशमेंट ऑर्डर या सस्पेंशन ऑर्डर डिलीवर हो गया, उस टाइम से लेके उसका 45 डेज का पीरियड काउंट किया जाता है। ये अपीलेट अथॉरिटी पे डिपेंड करता है, अगर रीजन जो है जस्टिफाइड है तो वो टाइम बेयर्ड अपील को भी कंसीडर कर सकते हैं। रूल 26 जो है वो कंटेंट और फॉर्म ऑफ अपील के बारे में बताता है। अपील हमेशा सेपरेट होनी चाहिए, कोई ज्वाइंट अपील नहीं कर सकता, अपने नाम से ही अपील की जानी चाहिए। अपीलेट अथॉरिटी जिसको करनी है अपील उसका एड्रेस की जानी चाहिए, और अपील में कोई भी डिसरेस्पेक्टफुल या इम्प्रॉपर लैंग्वेज नहीं। अपील में क्या क्या किया जा सकता है उसके बारे में अगर बात करें, कंसीडर कैसे करेंगे, तो अपीलेट अथॉरिटी के पास पावर है कि वो इंश्योर कर सकता है जो लेट डाउन प्रोसीजर है उसको फॉलो किया गया है कि नहीं किया गया। अगर नहीं किया गया है तो वापस ऑर्डर कर सकता है कि ये प्रोसीजर पूरा कंप्लीट करें, डिनोवा जिसको कहते हैं।
फाइंडिंग ऑफ द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी आर वारंटेड बाय द एविडेंस ऑन द रिकॉर्ड। अगर कोई रिकॉर्ड चाहिए तो उसके लिए भी डायरेक्ट कर सकते हैं अपील लेट अथॉरिटी। एंड पेनल्टी जो इम्पोज की गई है उसको असेस करेंगे कि ये एडिक्वेट है, इनएडिक्वेट है या सीवियर है, उसके ऑर्डर पास करेंगे। ऑर्डर पास करते हुए वो क्या क्या कर सकते हैं, जो पेनल्टी दी गई है, जो सजा, जो एक्शन हुआ है उसको कंफर्म कर सकते हैं, उस पेनल्टी को एनहेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं और सेट असाइड कर सकते हैं। ये सारी की सारी पावर्स जो है वो अपील को कंसिडर करते हुए अपीलेट अथॉरिटी एक्सरसाइज कर सकते हैं। यहाँ ये ध्यान देना जरूरी है कि एनहेंस करते समय कोई भी एम्प्लॉय के खिलाफ अगर कोई पनिशमेंट एनहेंस की जा रही है तो उसे हमेशा रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए, देर आफ्टर उसको एनहेंस किया जाए। उसके बाद मामला आता है कि अपील अगर डिसाइड हो गई रूल 27 के अकॉर्डिंग तो उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा। तो जिस अथॉरिटी ने जो अपील्ड ऑर्डर जिनके खिलाफ अपील हुई है वो अथॉरिटी ही उन ऑर्डर को इंप्लीमेंट करेगा। तो अपीलेट अथॉरिटी ऑर्डर पास करेगा और जिस अथॉरिटी ने ऑर्डर, जो अपील्ड ऑर्डर थे वो पास किए थे, वो अथॉरिटी उनको। देयर आफ्टर आता है रिव्यू का प्रोविजन। रूल 29 में रिव्यू का प्रोविजन किया गया है। द प्रेसिडेंट और एनी अदर एम्पावर्ड अथॉरिटी मे एट एनी टाइम either on its own motion or otherwise call for record and revise any order made under these rules। सीसीसी रूल में जो ऑर्डर किए गए हैं उनको प्रेसिडेंट किसी भी समय अपनी मर्जी से या अदरवाइज उनको रिवाइज कर सकता है। इसी तरह एक अपीलेट अथॉरिटी को भी इसमें पावर दिया गया है कि अपीलेट अथॉरिटी जो 6 महीने का पीरियड है उसमें किसी भी पनिशमेंट ऑर्डर को रिवाइज करने का पावर रखती है। नो प्रोसीडिंग फॉर रिवीजन शैल बी कमेंस्ड अंटिल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ एन अपील। अपील का जो पीरियड है 45 डेज का, उसका पीरियड एक्सपायर होने के बाद ही ये रिवीजन की जो प्रोसेस है उसको शुरू किया जा सकता है और उसका लिमिट भी 6 महीने तक ही है अपीलेट अथॉरिटी के लिए। प्रेसिडेंट जो है वो कभी भी रिवीजन में भी कंफर्म किया जा सकता है, उस पनिशमेंट को मॉडिफाई किया जा सकता है, सेट असाइड किया जा सकता है, एनहेंस भी किया जा सकता है। एनहेंस जो या किसी अथॉरिटी को केस वापस रेमिट किया जा सकता है फर्दर इंक्वायरी के लिए और प्रॉपर जो भी प्रॉपर ऑर्डर लगे वो रूल 29 में किए जा सकते हैं। रूल 29 ए जो है वो रिव्यू का है। ये प्रेसिडेंट के पास है, एट एनी टाइम हिज ओवन मोशन वो रिव्यू कर सकते हैं। एंड मटेरियल एविडेंस या कुछ ऐसा लगता है कि जो पहले प्रोड्यूस नहीं किए गए थे और उसके ध्यान में नया आया है तो वो ऐसे ऑर्डर पास कर। तो ये सीसीसीसी के जो प्रोविजन थे रिव्यू तक हमने देखे। एक प्रोसीडिंग्स की जब बात आई तो डिसिप्लिनरी जुडिक्शन कई बार डिस्प्यूट होता है तो उसके बारे में एक स्पेशल ऑर्डर मुझे दिखाई दिया, वो भी मैं यहाँ डिस्कस करना उचित समझता हूँ। जब हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर में कोई इलेक्शन में ड्यूटी है तो उस दौरान जो डिसिप्लिनरी जुडिक्शन है वो उनको चला जाता है और वो सस्पेंशन का जो सत्ता है वो उनके पास, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो अथॉरिटीज है उनके पास चली जाती है। हालांकि वो डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लेंगे पर सस्पेंशन का जो पावर है उनको होता है। वो ड्यूरिंग इलेक्शन ड्यूटी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो अधिकारी हैं वो हमें सस्पेंड करने का पावर रखते हैं। तो इस तरह से सीसीसी रूल्स 1965 के बारे में जो चर्चा थी उस पे हमने बात की। इसके अलावा भी आपके कोई क्वेरीज हो तो आप ईमेल से कांटेक्ट ट्रेनिंग सेंटर में कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कुछ क्वेरीज हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अंत में मैं आप सभी का डाक प्रशिक्षण केंद्र बड़ोदरा की तरफ से इस सेशन को अटेंड करने के लिए धन्यवाद करता हूँ।